देगलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से 7वें चरण से संबंधित है। आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे 7वें चरण की नियमावली के बारे में। ये न्यूज़पेपर कटिंग आज न्यूज़पेपर का है, आज का है, यानी 9 अगस्त 2022 का पटना का संस्करण है और फ्रंट पेज ये है। यहाँ पे आप देखेंगे तो मिल भी जाएगा आपको डेट, न्यूज़पेपर का नाम। नीचे चलेंगे तो 7वें चरण से अपडेट आपको मिल जाएगा। यहाँ इसको जूम कर देते ताकि अच्छे से पढ़ सके। हेडिंग इसका लिखा गया है, शिक्षकों की बहाली में अब सेंट्रलाइज आवेदन, यानी जो आगामी जो चरण होगा, जो 7वां चरण होगा, वो शिक्षकों की बहाली में अब सेंट्रलाइज आवेदन होगा। इसके साथ ही हम आपको बताते चले कि शॉर्ट में भी जानेंगे जो नियमावली जो बन रहा है तो उसमें क्या कुछ है। और इसमें 2 सब हेडिंग भी डाला गया है। शिक्षा विभाग तय करेगा अधिकतम ऑप्शन का प्रावधान, यानी कितने जगह आपको अप्लाई करना है, इसका प्रावधान शिक्षा विभाग तय करेगा। 7वें चरण की बहाली में लागू होगी नई नियमावली। तो 7वें चरण की बहाली में नई नियमावली से होने जा रहा है। राज्य में स्कूली शिक्षकों की बहाली में अब सेंट्रलाइज आवेदन लिए जाएंगे। सेंट्रलाइज करने का मतलब एक ही जगह आवेदन लिए जाएंगे। सेंट्रलाइज आवेदन शिक्षा विभाग के वेब पोर्टल पर ऑनलाइन लिए जाएंगे और ये वेब पोर्टल पे ऑनलाइन लिए जाएंगे, यानी एक वेबसाइट होगा जहां पे आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। रिक्ति के अनुरूप विभिन्न नियोजन इकाइयों में चयन हेतु अधिमानता क्रम में अभ्यर्थी द्वारा अपना विकल्प दिया जाएगा। विकल्प के लिए अधिकतम सीमा निर्धारित होगी। यानी इसके बाद क्या होगा, देखिए एक वेबसाइट होगा, उस वेबसाइट पे जाइएगा तो ऑनलाइन आप आवेदन कीजिएगा। ऑनलाइन आवेदन में जितने आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो चाहिए, जैसे में ऑफलाइन में आप क्या करते थे, एक आवेदन हाथ से भरते थे, फिर उसके नीचे सारे कागज़ लगाते थे और सब पे स्वाभिप्रमाणित लिखते थे। वही चीज़ करना, स्वाभिप्रमाणित लिख के सारे कागज़ आपको अब अपलोड करना है और उसकी क्वालिटी मेरे ख्याल से अच्छा होना चाहिए। इनको भी बनाना चाहिए कि 1 MB का अपलोड ले सके। तो प्रत्येक डॉक्यूमेंट को स्कैन करके रखना, स्कैन करना होगा या फ़ोटो खींचना होगा, जिस तरीके से वो डिजिटल में कन्वर्ट करना होगा। और ये भी देख लीजिएगा अच्छे तरीके से वो दिखे। उसके बाद सारा डॉक्यूमेंट क्या होगा, वहाँ पे अपलोड होगा, सबका बना होगा कि यहाँ ये, चाहे यहाँ ये, सारा का 10th का 11th का ऐसे करके सबका बना होना चाहिए। और उस पर क्या करेंगे, सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे और आवेदन में पूरा आवेदन भी भरेंगे। जैसे आप हाथ से आवेदन भरते थे ना, तो वो ऑनलाइन आवेदन भरना होगा और सारा डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर देंगे। तो आपका एक डिटेल्स चला जाएगा ऑनलाइन और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो चला जाएगा। इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद आपको एक ऑप्शन भी दिया जाएगा जहां आपको चूज करना होगा कि कहाँ-कहाँ आप अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कहाँ-कहाँ आप शिक्षक बनना चाहते हैं। इसमें सबसे मज़ेदार चीज़ ये है, थोड़ा-सा दिक्कत वाला ये है कि विकल्प के लिए अधिकतम सीमा निर्धारित होगी, यानी आपको कितने जगह ऑप्शन ये सेलेक्ट करना है, इसका अधिकतम सीमा निर्धारित होगा। एक जगह मतलब 2, 3, 5, 6, 10 ये निर्धारित होगा। बस इतना ही जगह आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो ये कुछ चीज़ें ये फ़ायदेमंद भी है, थोड़ा-सा नुकसानदेह भी है। इसमें थोड़ा-सा एक चीज़ और इंक्लूड करना चाहिए कि इसके अतिरिक्त जहाँ आपने 10 जगह चूज किया या 20 जगह, जितना जगह इन्होंने कहा उतना जगह, उतना ज़िला आपने चूज किया। चूज करने के बाद मैंने चूज कर लिया आपने, अब चूज करने के बाद इन्हें एक और ऑप्शन देना चाहिए कि हम कहीं भी जॉब कर सकते हैं। कोई सेंट्रलाइज तरीके से, एक ऑनलाइन तरीके से, एक सेंट्रलाइज तरीके से, एक ऑनलाइन तरीके से पूरा मतलब मेरिट लिस्ट बनेगा, मेधा सूची, और उस मेरिट लिस्ट के हिसाब से जहाँ मर्जी वहाँ भेज के सारे सीट भर लेनी चाहिए। इससे क्या होगा, कोई भी अभ्यर्थी बचेगा ही नहीं, सभी का जॉब लग जाएगा। थोड़ा सा इधर उधर होगा तो 3 साल के बाद ट्रांसफ़र वगैरह सारा चीज़ होता है, उस तरीके से हो जाएगा। फिलहाल इन्होंने जो लिखा है वो हम आपको बता रहे हैं कि अधिकतम सीमा निर्धारित होगी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने प्रस्तावित नियमावली के ड्राफ्ट को अंतिम रूप दे दिया है, यानी नियमावली का ड्राफ्ट हमने आपको दिखाया भी है, तो उसको अंतिम रूप दे दिया है। माना जा रहा है कि इस पर जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी ली जाएगी और इसके बाद जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी ली जाएगी। यह तय है कि नई नियमावली 7वें चरण की बहाली से ही लागू होगी। 7वें चरण की बहाली से ही नई नियमावली लागू होगी। प्रस्तावित नियमावली में किए गए प्रावधान के मुताबिक शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों के चयन हेतु निर्मित वेब पोर्टल पर अभ्यर्थियों से विहित प्रपत्र में केंद्रीकृत रूप से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे, यानी एक ऑनलाइन आवेदन करेंगे और वहाँ पे सेलेक्ट करना है कि यहाँ वो नियोजन इकाई में चला जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में दिए गए सभी कॉलम को अनिवार्य रूप से भरना होगा तथा अपने आवेदन पत्र के साथ स्वाभिप्रमाणित सभी आवश्यक प्रमाण पत्र, अंक पत्र
की प्रति अपलोड करना अनिवार्य होगा। यानी जो भी आपके प्रमाण पत्र है, जो भी आपके अंक पत्र है, जो भी आपका निवास है, निवास क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम आपको एक चीज़ और बता दें कि डोमिसाइल भी लागू है, केवल बिहार राज्य के जो निवासी हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट, प्रमाण पत्र, अंक पत्र सभी को क्या करना होगा? अपलोड करना होगा। विज्ञापित रिक्ति के अनुरूप विभिन्न नियोजन इकाइयों में चयन हेतु अधिमानता क्रम में, यानी किसको आप पहले वेटेज देते, क्रम में अभ्यर्थी द्वारा विकल्प दिया जाएगा। और नियोजन इकाई में चयन हेतु जो भी नियोजन इकाई उसमें चयन होती मानता क्रम में अभ्यर्थी द्वारा विकल्प दिया जाएगा। शिक्षा, अब इसके बाद पेज नंबर 9 पे चलते हैं कि शिक्षा के आगे क्या कुछ लिखा गया है। ये है पेज नंबर 9, नीचे चलेंगे और यहाँ पे आपको दिया गया है शिक्षा, शिक्षकों की बहाली। तो शिक्षा हमने पढ़ा था, उसके आगे के लाइन पढ़ेंगे। शिक्षा विभाग द्वारा अधिसूचना के माध्यम से विकल्प देने की अधिकतम सीमा निर्धारित की जा सकेगी। वही चीज है, वेब पोर्टल से नियोजन इकाईवार, संगरवार, विषयवार एवं कोटिवार तैयार किए गए चयन सूची संबंधित नियोजन इकाई को ऑनलाइन अग्रसारित की जाएगी। ये सारे चीज वो नियोजन इकाई को दिया जाएगा, मैंने सारा चीज फाइनल बनाने के बाद, जिसमें अभ्यर्थी के आवेदन पत्र एवं उनके द्वारा संलग्न किए गए सभी प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र होंगे। चयन सूची अंतिम रूप से संबंधित नियोजन इकाई को अग्रसित करने से पूर्व आवेदन पत्र के साथ दिए गए प्रमाण पत्रों का मिलान अभ्यर्थी द्वारा पोर्टल पे दी गई जानकारी से करने की प्रक्रिया के संबंध में विभाग द्वारा अलग से दिशा निर्देश जारी किया जाएगा कि इसका अलग से क्या होगा, मिलान वगैरह के दिशा निर्देश आएगा। पोर्टल से अग्रसित चयन सूची का अनुमोदन नियोजन इकाई द्वारा 15 दिनों के अंदर ऑनलाइन किया जाएगा। ऐसा नहीं करने पर नियोजन इकाई पे कार्रवाई होगी। इसके साथ ही और भी कई प्रावधान किए गए हैं। तो ये सारे प्रावधान किए गए हैं। अब एक काम करते हैं हम कि सारे का एनालिसिस कर देते हैं कि क्या कुछ किया गया है, शॉर्ट में, सारा चीज़ नहीं। तो स्टार्टिंग करते हैं, थोड़ा सा जो पॉजिटिव है वो देखिए। इसमें क्या होगा ना कि वेटिंग लिस्ट भी रहेगा। मान लीजिए किसी कारण से किसी का रद्द हो गया, चाहे कहीं और सिलेक्शन हो गया और रिक्त पद रह गया, तो वहाँ पे क्या होगा कि वेटिंग लिस्ट जो भी उसके नीचे रहेंगे तो उनका सिलेक्शन के लिए आगे का प्रावधान होगा। और इसकी विस्तृत सूचना भी, यानी इसके बारे में कैसे क्या कुछ होगा, इसको सूचना अलग से प्रकाशित की जाएगी। तो वेटिंग लिस्ट रहेगा, एक शॉर्ट में समझिए। इसके अतिरिक्त बात किया जाए तो केवल बिहार राज्य के निवासी ही आवेदन कर सकते हैं। अगर आप बिहार के निवासी हैं तभी आवेदन कर सकते हैं। अदर राज्य के हैं, जैसे यूपी के हैं, झारखंड के हैं या कहीं अन्य राज्य के निवासी हैं, तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। और इसके लिए जो नियम, जो भी डोमिसाइल है, जो भी चीज़ें हैं, तो वो आपको नया बनवाना पड़ेगा। इसके आगे है आवेदन ऑनलाइन सेंट्रलाइज होगा। आवेदन जो होगा ऑनलाइन सेंट्रलाइज होगा। और इसमें जो है जो नोटिफिकेशन वगैरह आएगा उसमें फिक्स रहेगा कि इतने जगह आपको सेलेक्ट करना है, इतने नियोजन इकाई को। इसके बाद जो मेधा सूची का निर्माण होगा वो एकेडमिक और प्रशिक्षण, यानी जो भी बीएड या डीएलएड किया है आपने, उसका 40% लिया जाएगा। और जो भी आपका सीटेट है, जो भी सीटेट या बीटेट जो भी पात्रता परीक्षा आपने पास किया है, उसका 60% लिया जाएगा। और दोनों का जोड़ के जो आएगा वो आपका मेधा अंक होगा। इसका कैलकुलेटर भी हमने बना दिया है, लिंक कोशिश कर रहे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देने का। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है जो पहले से नियुक्त शिक्षक है वो सेम ग्रेड में या किसी अन्य ग्रेड में, दोनों ग्रेड का यहाँ पे दिया गया है। बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखा गया है कि मतलब आवेदन कर सकते हैं, इतना समझिए। और जो वेतन का इंडेक्स है उनका पहले वाला ही होगा। बहुत सारी चीज़ें, वेतन संरक्षण के बारे में भी लिखा गया है। तो यहाँ पे जो है सेम ग्रेड और दोनों चीज़ का जिक्र किया गया है कि सेम ग्रेड में भी और अन्य ग्रेड में भी आवेदन कर सकते हैं। ये नहीं लिखा है आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उसमें लिखा गया है कि उसका संरक्षण मिलेगा। लेकिन जाहिर सी बातें करेंगे, जो भी अभी नवनियुक्त शिक्षक बनेंगे उन्हें 2 साल तक ग्रेड पे नहीं मिलेगा। इसके आगे है 10-20 जो 30 वर्ष हो जाने पर उन्हें मतलब उन्नयन का लाभ मिलेगा। जैसे 10 वर्ष पर एक वेतन उन्नयन का लाभ मिलेगा, अर्थात अपने से ऊपर वाले का ग्रेड का पेमेंट मिलेगा। हस्तांतरण के बारे में वही है, 3 साल वाला, 3 साल के बाद हस्तांतरण वगैरह आपका जारी हो सकता है या किसी अन्य स्कूल में आप जा सकते हैं। अब बात करते हैं
कि अगर आपका चयन हो जाता है तो चयन के बारे में सारा मेरिट लिस्ट सारा चीज़ ऑनलाइन बन के आ जाएगा, नियोजन इकाई में आएगा, ये सारा इसका विस्तृत सूचना आएगा, कैसे वेरिफिकेशन वगैरह कैसे क्या कुछ करना है। तो उसके बाद क्या होगा, उन्हें नियुक्ति पत्र, मान लीजिए सेलेक्ट हो गए, उन्हें नियुक्ति पत्र दिया जाएगा जो फोटो युक्त होगा। और फोटो युक्त होने के बाद योगदान के समय कैरेक्टर सर्टिफिकेट उनका लगेगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जानते ही हैं जो बनता है, और बहुत दिनों से चर्चा है, पिछली बार नहीं लगा था लेकिन इस बार लगेगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट। इसके साथ ही मेडिकल सर्टिफिकेट, दहेज ना लेने का घोषणा पत्र, और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट यानी कार्यपालक दंडाधिकारी का आपका एफिडेविट भी लगेगा। इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण और ये है कि अगर महिला का सीट है और महिला मौजूद नहीं है और वो खाली सीट जा रहा है, तो उस स्थिति में उसी कोटि के याद रखिएगा, उसी कोटि के पुरुष को वो सीट दिया जाएगा, यानी उसी कोटि के पुरुष को ये सीट दिया जाएगा। तो बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे में ईडब्ल्यूएस की कोई महिला नहीं मिल रही है तो वहाँ पे ईडब्ल्यूएस पुरुष को दिया जाएगा। एससी का कोई महिला नहीं मिल रही है तो वहाँ एससी के पुरुष को बुलाया जाएगा, चिल्लाया जाएगा, आ जाइए, बुलाया, मतलब जो भी प्रोसेस है वहाँ का वो होगा। यहाँ पे कुछ कमियाँ भी दिखी हमको, जैसे कुछ चीज़ों में उर्दू वाले परेशान हैं, एज वाले कुछ परेशान हैं कि पहले 18 ये 21 ये सारी चीज़। और एक और चीज़ इसमें मेंशन नहीं है लेकिन होना चाहिए, स्नातक में 1500 जो वाला है उसका बारे में मेरे नज़र में जिक्र कहीं नहीं दिखा कि 1500 जो था, 1500 पे जो ऑनर्स के साथ ये जोड़ के जो होता है, इसके बारे में नहीं कहीं जिक्र है कि स्नातक में 1500 पे निकाला जाएगा कि केवल ऑनर्स पेपर पे निकाला जाएगा। ये 1500 पे ही निकाला जाएगा, वैसे लिखा गया हो चाहे नहीं लिखा गया हो, अलग से ये नोटिफिकेशन में आ सकता है। फिलहाल निमाली में ये होना चाहिए क्योंकि निमाली 2020 में अच्छे तरीके से लिखा गया था। चाहे लिखा गया होगा तो हमने नहीं पढ़ा होगा तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा, लेकिन मुझे कहीं दिखा नहीं कि 1500 पे स्नातक जोड़ के उसका परसेंटेज लिखना है, लेकिन ये कहीं दिखा नहीं। लेकिन ये ज़रूर होना चाहिए, लिखित रूप से होता तो कहीं भी दिक्कत नहीं होता है, लेकिन होगा यही मेरे ख्याल से। और आपको बताते चले कि जो एकेडमिक है जो 40% लिया जाएगा वो आपका 1 to 5 में आपका इंटर, मैट्रिक और बीएड या डीएलएड, इसका परसेंटेज, जी हाँ, बीएड को भी मान्यता दिया गया है, बीएड वाले 1 to 5 में जाएंगे। इसके साथ ही एकेडमिक अगर 6 to 8 में शिक्षक बनते हैं उसमें जो 40% लिया जाना है, किसका मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, तीनों का। मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, ठीक सुना आपने, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन। पहले निमाली 2020 में ग्रेजुएशन केवल था, लेकिन इसमें फिर से जोड़ दिया गया मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन। और इसके साथ ही इसमें जोड़ा जाएगा बीएड या डीएलएड, सभी को जोड़ के परसेंटेज निकाला जाएगा। और ये 4 है, को 4 से भाग, 1 to 5 में 3 से भाग, क्योंकि वहाँ 3 है, भाग देने के बाद उसका 40% निकाला जाएगा। यहाँ पे आपको एक और चीज़ बताते चले कि ये पूरा जो प्रोसेस है अभी मंजूरी नहीं मिली है, जैसे ही मंजूरी मिलेगा, कैबिनेट से पास वगैरह होगा, उसके बाद अच्छे तरीके से इस पर और भी चर्चा होगा। और भी आपके मन में मेरे ख्याल से डाउट्स होंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि इतना ही क्वेश्चन मुझे याद आ रहे हैं जो आप सभी ने पूछे हैं। इसके साथ ही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी आप अपना देख लीजिएगा। पिछले वीडियोस में हमने बताया है कि कौन कौन से सब्जेक्ट के कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं। उसमें 2 विषय होना चाहिए, सामाजिक विज्ञान वाला देख लीजिएगा, गणित विज्ञान का देख लीजिएगा। और एक और क्वेश्चन आपके द्वारा बार बार पूछा जा रहा था, वो था कि सीबीएसई वालों से मतलब क्या उन्हें लॉस है, क्या फ़ायदा है। देखिए, अगर 6 to 8 में जिस तरीके से बना हुआ था वो होता तो और अच्छा होता है। उसमें डायरेक्ट ग्रेजुएशन और जो भी आपने ट्रेनिंग लिया है उसका बीएड या डीएलएड जो भी किया था, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दिया जा रहा था, तो ये अच्छा था। इससे क्या होता था ना कि सीबीएसई में होता क्या है, 99% मतलब 89% ये सीबीएसई वालों का परसेंटेज आता है, इतना ज़्यादा जो बिहार बोर्ड में शायद ही किसी का देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या है कि इतना जो परसेंटेज लेके जब आते हैं वो, तो उन्हें क्या मिलता है, डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि वो ख़राब है, बढ़िया, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वहाँ पे ये परसेंटेज देखने के बाद बिहार बोर्ड वालों का ऐसा तैसा हो जाता है, आप समझ रहे होंगे। तो ये परसेंटेज में क्या हो गया ना कि अगर ये नहीं होता तो और फ़ायदा होता है, लेकिन फिर भी इसका जो अभी जो नियम है उसका 40% लिया जा रहा है, 40%, और टीईटी का जो लिया जा रहा है 60%। इसमें कुछ हद तक ठीक है बिहार बोर्ड वालों का।
अब इसमें ये 40% में कुछ ना कुछ मार खाएंगे, क्योंकि अगर इनका टीईटी में ज़्यादा मार्क्स नहीं होगा तो जो तेज तर्रार होगा उसका टीईटी में सीटेट वगैरह में ज़्यादा मार्क्स होगा, अगर नहीं होगा तो ये निश्चित रूप से ये मार खाएंगे। जैसे में अगर इनका परसेंटेज 80 के करीब में बन रहा है, 80 के करीब में बन रहा है और ये केवल 85 या 86 नंबर लेके पास हैं, तो सीधे चले जाएंगे ये मतलब 70 या 75 नंबर पे बन रहा है, इसका मतलब विदाउट 40% 70-75% पे ये बन रहा है और ये 85 के करीब में है, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है ये सीधे चले जाएंगे 60 से 65 के बीच में, सीधे वहाँ चले जाएंगे अगर ये कम है तो ये है इसका ज़्यादा बेनिफिट और ज़्यादा फ़ायदा। इसलिए हमने बोला है कि बहुत कम, रेयर केस में बहुत कम बच्चों का या तो वो गलत निकाल रहे होंगे, नहीं तो उनका 112, 118, 120, 125 हमने देखा था। किसी ने कमेंट सेक्शन में बोला लिखा था कि सर मेरा अच्छा खासा बन रहा है, तो उनका ज़्यादा अच्छा खासा बन रहा है 107 है एक में और 117 या 19 है एक में, तो 119 में बन रहा उनका 72-73% बन रहा और एक में उनका बन रहा 68% 6 to 8 में। तो आप सोच सकते हैं इतना ज़्यादा मार्क्स लाने के बाद भी वो इतना पे आए हैं। तो इससे भी ज़्यादा 120 से भी ज़्यादा जिसका होगा वही जाएगा 85% है, इससे अधिक पे। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। मेरिट जो होगा 10% ही मेरे ख्याल से 70 मतलब 80 के बाद 10% ही समझिए, 80 और 70 के बीच में 10 से 20% समझिए, और इसके नीचे सारे लोग रहेंगे, 70 से नीचे सारे लोग रहेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा 120 प्लस किसी का होगा, बहुत रेयर केस में होता है। जो बार बार दे रहे हैं, जो टीचर है, उन लोगों का जो इतने देने से सिलेक्शन नहीं हुआ, उनका निश्चित रूप से इस बार सिलेक्शन हमें लगता है कि हो जाएगा इस नियमावली के तहत। मुझे लग रहा है कि सारे प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में हमने दे दिए हैं, और भी कोई प्रश्न रहता है तो फिर से एक और न्यूज़पेपर कटिंग उठाएंगे जिसमें होगा उस पर चर्चा हो जाएगा। और कैलकुलेटर हमने दे दिया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतना समय आपने दिया हिंदी क्लब को, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक देखते रहे, बने रहे हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।